Hello student, my name is Januthin and today we are going to start the new topic of the chapter current electricity। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मेनली आज फोकस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो आगे इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या करके आए थे। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द कम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में किया था, सेल्स इन सीरीज और सेल इन पैरेलल क्या कॉन्सेप्ट था, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया है। तो जो स्टूडेंट अभी इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल, ठीक है। और इस टॉपिक को करने से पहले प्रीवियस जो लेक्चर है अपना जो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर है उसको आपने ज़रूर देखना है, फिर इस लेक्चर के ऊपर आना है, ठीक है। तो आज के जो अपने लेक्चर के की पॉइंट रहेंगे जिनके ऊपर आप आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका क्या कॉज रहते हैं, क्यों हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सेकंड, जूल्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, और एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करते हैं और ये टॉपिक अपने लोअर क्लासेस के अंदर 10th क्लास के अंदर भी ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स हैं इनमें से जो आपने किए हुए हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो लेक्चर क्या कहता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जब भी एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट लेते हो, प्योरली रेजिस्टिव का मतलब क्या हुआ, प्योरली रेजिस्टिव, आगे भी बात कर लेंगे, प्योरली कंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, है ना। जब अब LCR सर्किट आएगा अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो नहीं, नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट उनको बोला जाता है जिनके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है। इस टाइप के सर्किट को क्या बोला जाता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। I करंट आप दे रहे हो, ठीक है, V आपने पोटेंशियल दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप का जो सर्किट होता है उसको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर होता क्या है, जब भी आप इसमें से करंट पास करवाओगे, आपने देखा होगा कि जब भी एक कंडक्टर में से करंट पास करवाते हैं तो वो कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। एक रोड होती है, आप पास करवाते हैं रोड, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है। बल्ब होता है, कभी आपने देखा हो 100 वोट का बल्ब, या कि जब भी आप ग्लो कर रहा होता है बल्ब और आपको उतारना हो उस बल्ब को, तो वो आप टच करोगे तो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ पड़ा है वो बल्ब, है ना। वो क्यों बल्ब जो है गर्म हुआ, ऐसा क्या इफेक्ट था। और भी आप अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखते हो। इलेक्ट्रिक आयरन जिसको आप प्रेस बोलते हैं, है ना, कपड़ों को करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ करते हैं वो भी क्या है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो आप भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो और वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इलेक्ट्रिक गीज़र देखते हो आप, है ना, गीज़र के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक रोड लगी हुई है और पानी गर्म कर लेते हो आप, है ना। और ऐसे ही आप पानी गर्म करने वाली रोड, जनरल रोड जो आती है मार्केट के अंदर, है ना, वो भी क्या इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इसके अलावा आप ओवन के अंदर देखते हो, माइक्रोवेव ओवन के अंदर, वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। करंट पास करवा रहे हैं और हीट प्रोड्यूस हो रही है करंट की वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को ही तो बोलते हैं। आप बहुत सारी एप्लीकेशन हैं इसकी जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो कि एक कंडक्टर में से करंट पास करवाने पे वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो कंडक्टर, उसी को ही तो बोलते हैं पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे हीट प्रोड्यूस करता है वो, उसके पीछे रीज़न क्या रहता है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट व्हेन वी पास अ करंट थ्रू इट, करंट व्हेन वी पास अ करंट I बोल देते हैं I, ठीक है, थ्रू इट, देन इट प्रोड्यूस हीट, ठीक है, देन इट प्रोड्यूस अ हीट। अब हीट कौन प्रोड्यूस करेगा, ये रेजिस्टेंस। मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बजाय मैं एक बल्ब लगा दूँ यहाँ पर, तो बल्ब का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये बल्ब क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसी को ही आप क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट।
अब क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या रहता है, ठीक है। तो जब भी इसका कोर्स समझ लेना, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा समझना इस चीज को, कि जब भी आप एक कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की एक मैक्सिमम स्पीड होती है जिसको अपन ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, इससे ज़्यादा वो स्पीड गेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट स्पीड जब उनके अंदर आती है इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो वो मेटल के आयन, जो कंडक्टर है मेटल का बना हुआ है, उसके आयंस के साथ वो क्या होता है, उनका इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, समझ गए। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, आयंस के साथ कोलिजन होता है। अब वो आयंस क्या कर लेते हैं, जैसे ही देखो इलेक्ट्रॉन अगर इस सर्किट के अंदर ऐसे मूव कर रहे हैं इस वे के अंदर, इलेक्ट्रॉन मान लो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो इस कंडक्टर के आयन जो होंगे, मान लो ये कोई आयन है, पॉजिटिव आयन है, इसके साथ क्या किया, इनका कोलिजन हुआ। जैसे इनका कोलिजन हुआ तो ये जो आयंस होते हैं इनके पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इनको ट्रांसफर हो जाती है आयंस को। अब जब आयंस के पास एनर्जी आएगी, कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी, वो मूव करना शुरू कर देंगे, हाईली एनर्जेटिक बन जाएंगे। और जब वो मूव करेंगे आयंस, तो क्या होगा, इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे वो। फिर से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उनका कोलिजन होता है आयंस, मेटल के आयंस के साथ। जैसे उनका कोलिजन हुआ मेटल्स के आयंस के साथ, तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, आयंस के पास काइनेटिक एनर्जी, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो मूव करेंगे तो वो उस टेम्परेचर, उस कंडक्टर का टेम्परेचर राइज कर देंगे। और टेम्परेचर राइज करने का मतलब क्या है, हीट प्रोड्यूस होना, तभी तो वो कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी को ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जब भी आप एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। समझ गए इस चीज़ को। अच्छा, अब समझना इसके ऊपर छोटी सी एक डेरिवेशन है। हाँ जी, वी नो दैट, हाँ जी, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, I इज इक्वल टू Q बाई टी, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूँ तो Q इज इक्वल टू आई टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, आई टी। नेक्स्ट आगे आप बोल सकते हैं, ये डेफिनेशन लिख ली बेटे आपने, मैं थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ इसको थोड़ा, ठीक है। तो एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V क्या होता है, वर्क डन, ये ऑलरेडी सारी चीज़ें आप कर चुके हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, वी क्यू, समझ गए। क्यू की वैल्यू ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, वी आई टी, वर्क डन कितना आ गया, वी आई टी के, ठीक है। अब समझना है कॉन्सेप्ट को। एक कंडक्टर था आपके पास, उसके अंदर आपने जितनी एनर्जी उसको आप दोगे, उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतना ही क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। और उतना ही वर्क डन करेंगे तो उतनी ही क्या करेंगे, वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। समझ में आई ये बात। तो एक कंडक्टर को जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड करवाओगे उतना ही वो वर्क डन करेगा और उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक मैं और एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। आपने एक बकेट के अंदर इलेक्ट्रिक रोड लगा दी पानी गर्म करने के लिए, ठीक है। लाइट कम आ रही थी पीछे से, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो थी कम थी, तो क्या हुआ कि वो बकेट के अंदर जो पानी गर्म हो रहा है उसको गर्म होने में मान लो 1 घंटा लग गया, ठीक है। अब क्या है, सप्लाई बड़ी आ रही है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बड़ी आ रही है। तो वही पानी बकेट का जो 1 आवर के अंदर हो रहा था गर्म, वही हाफ आवर के अंदर ही गर्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एनर्जी आपने ज़्यादा दी तो उसने वर्क डन भी ज़्यादा किया, वर्क डन भी ज़्यादा हुआ, और वर्क डन के ज़्यादा होने से हीट भी क्या हुई, ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। एनर्जी कम आ रही थी तो वर्क डन भी कम हुआ, वर्क डन भी कम हुआ तो क्या हुआ, हीट भी कम प्रोड्यूस हुई, तो पानी को गर्म होने में टाइम लगा। समझ गए। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन और इक्वल टू एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हीट, तीनों क्या होते हैं, सेम ही होंगे, तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। इसीलिए तो तीनों का ऐसा यूनिट भी क्या रहता है, सेम रहता है, जूल। समझ गए।
तो इसका मतलब जो आपने वर्क डन की वैल्यू निकाली VIT, वही किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी की वैल्यू भी आ गई, और वही वैल्यू किसकी आ गई, हीट की वैल्यू भी आ गई VIT। समझ गए? तो यहाँ से हीट निकालने का एक फॉर्मूला अपने पास ड्राइव हो गया, H इज इक्वल टू VIT, और एक एनर्जी निकालने का भी फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हो गया, E इज इक्वल टू VIT। समझ गए? वर्क डन के जो वैल्यू आएगी वही एनर्जी की, और वही क्या होती है, किसकी वैल्यू होगी, हीट की होगी। क्लियर है ये बातें? ठीक है। अच्छा आगे देखिए, कर लिया नोट, ये कर दूँ इरेज थोड़ा? ठीक है। अच्छा अब समय ना, अगर ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या होता है अपने पास, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो सो H इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, इसके अंदर V की वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, IR इंटू IT। समझ गए? V की वैल्यू क्या पुट कर दी, IR इंटू IT, तो H इज इक्वल टू क्या आ गया, I स्क्वेयर RT। H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT, ये थर्ड फॉर्मूला बन गया। अगर यही ओम्स लॉ से, यही ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V बाई R में पुट कर देता यहाँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो H इज इक्वल टू क्या आ जाता, देन H इज इक्वल टू, हाँ जी, V एज इट इज, I की वैल्यू क्या पुट कर दी, V बाई R इंटू टी, तब H इज इक्वल टू क्या आ जाता, V स्केयर बाई R इंटू टी। तो H निकालने का एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया। समझ गए ये बात? तो H निकालने के अपने पास 3 फॉर्मूले ड्राइव हुए, एक H इज इक्वल टू VIT, एक H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT, एक H इज इक्वल टू V स्केयर T बाई R। अब कौन सा फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के अंदर पुट करना है, आंसर जब आप करोगे न्यूमेरिकल, तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला ड्राइव पुट करना है वहाँ पर। ठीक है। अच्छा अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 बनी है बेटे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 जो बनी है अपने पास क्या, कि H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT, ये बड़ी फेमस इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को ही बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्वेश्चन आ जाता है कोई भी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, तो इक्वेशन 3 दैट इज H इज इक्वल टू I स्क्वेयर RT इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। समझ गए इस बात को? ठीक है, क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। दिस इक्वेशन is known as Joule's law of heating effect। ठीक है, समझ गए? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या बातें क्लियर हो रही हैं, फर्स्ट टाइम ये बात क्लियर हो रही है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, heat is directly proportional to square of electric current, है ना, square of electric current। सेकंड, heat is directly proportional to resistance, है ना, कि करंट अगर ज़्यादा फ्लो करेगा तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। समझ गए? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है। थर्ड, हाँ जी, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, H, T के ऊपर भी। T क्या चीज़ है यहाँ पर, T होता है टाइम। देखो वही बात आ गई ना कि अगर आपने 10 मिनट पानी गर्म लगाया तो 10 मिनट में पानी गर्म कम होगा। वही उस बकेट के अंदर पानी को गर्म करने के लिए आपने रोड को, इलेक्ट्रिक रोड को आधा घंटा लगाया तो पानी वो ज़्यादा गर्म करेगी। क्यों? क्योंकि टाइम के ऊपर भी तो डिपेंड करती है हीट। ठीक है, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, समझ गए? हाँ जी, ये बातें सारी क्लियर हैं हीट के ऊपर।
तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जूल्स लॉ, आई थिंक आपको क्लियर होगी होंगी ये सारी बातें, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक पावर की, कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है। और बड़ी बेसिक सी बातें हैं इनके अंदर जो आपको आज बतानी है मुझे, ये ऑलरेडी आप 10th क्लास के अंदर कर चुके, कुछ भी अभी तक जो अपन ने किया है वो नया नहीं है, ये ऑलरेडी आप 10th क्लास के अंदर कर चुके। थोड़ा सा रिपीट ये कॉन्सेप्ट बीच में आया तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझा मैंने। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हाँ जी, P इज इक्वल टू, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, हाँ जी, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है, समझ गए। तो ये भी आप बोल सकते हो पावर क्या होता है, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर, ठीक है। तो P इज इक्वल टू E बाय टी। ऐसा यूनिट क्या बना, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है बेटे, वॉट, जिसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, समझ गए। अच्छा, या यहाँ से भी आप बना सकते हो, और क्या, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, एनर्जी का होता है जूल, टाइम का हो गया सेकंड, जूल पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, ऐसा यूनिट भी हो गया यहाँ पर। अच्छा, एक और यूनिट होता है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पावर की, तो फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, समझ गए, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। और अभी आप करके आए थे कि P की वैल्यू और एंड E इज इक्वल टू क्या था, VIT, E इज इक्वल टू क्या था, VIT। तो E की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास क्या बन गया पावर का निकालने का, VIT बाई T, तो T से T क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो P इज इक्वल टू VI। एक और पावर निकालने का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। फ्रॉम ओम्स लॉ अगर मैं V की वैल्यू ये यहाँ पुट करूँ, ठीक है, तो P निकालने का एक और फॉर्मूला बन गया, V की वैल्यू पुट कर दो IR इंटू I, तो बन गया P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। ये थर्ड फॉर्मूला ड्राइव हो गया पावर निकालने का। अगर मैं I की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ, I की वैल्यू, देन P इज इक्वल टू क्या बन गया, V इंटू आई की वैल्यू पुट कर दी V बाई आर, तो ये बन गया V बाई आर। तो P निकालने का एक और फॉर्मूला ड्राइव हो गया V स्क्वायर बाय R। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि अपने को न्यूमेरिकल के अंदर क्या दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। तो ये पावर निकालने के कुछ फॉर्मूला ड्राइव हुए, E बाई टी आप बोल सकते हो, VI बोल सकते हो, ठीक है। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बोल सकते हो, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर भी आप लिख सकते हो इसका फॉर्मूला, ठीक है। डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कर दूँ इरेज में, कर लिया, राइट, कर रहा हूँ इरेज, ठीक है। क्वेश्चन आएगा यहाँ पर एक कि डिफाइन 1 वॉट, 1 वॉट का मतलब क्या होता है। तो 1 वॉट का मतलब क्या हुआ बेटे कि 1 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी पावर 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करे 1 सेकेंड के अंदर। बल्ब होता है उसकी पावर है 50 वोट का बल्ब है या 100 वोट का बल्ब है, तो 50 वोट 100 वोट का मतलब क्या है कि वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड, समझ गए। 50 वोट है तो 50 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड, 200 है तो 200 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड, समझ गए। ये पावर जो होती है वॉट के अंदर, जब आप बोलते हैं ये ट्यूब लगी हुई है, 10 वोट की ट्यूब है, 20 वोट की ट्यूब है, तो 20 वोट का मतलब क्या है मेरे भाई, 20 वोट का मतलब है 20 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। क्लियर है ये बात। मार्केट के अंदर बोल देते हैं 0 वोट का बल्ब, है ना, जो आप कहते हैं नाइट बल्ब यूज़ करते हैं 0 वोट का, तो 0 वोट का मतलब क्या हुआ, 0 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। तो अगर वो एनर्जी ही कंज्यूम नहीं कर रहा तो वो एनर्जी लाइट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता।
0 वोल्ट का बल्ब नहीं होता है बेटे, उसकी कुछ ना कुछ पॉइंटों के अंदर पावर जरूर होगी, लेकिन 0 का मतलब 0 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। तो अगर वो एनर्जी ही कंज्यूम नहीं कर रहा तो उसको जो अपन ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की है वो आगे कन्वर्ट कैसे हो रही है लाइट एनर्जी के अंदर? समझ में आई ये बात? तो 0 वोल्ट बल्ब कभी नहीं होता है, उसकी पावर होगी कुछ ना कुछ, चाहे पॉइंटों के अंदर हो। ठीक है, समझ गए इस बात को? अच्छा, ये अपन ने पावर निकाली है। यहां से ये भी आप बोल सकते हो कि 1 वोल्ट क्या है। एक तो आपने डेफिनेशन ये बोल सकते हो 1 वोल्ट इज अ व्हेन 1 जूल एनर्जी कंज्यूम इन 1 सेकेंड। सेकेंड और एक डेफिनेशन दे सकते हो आप 1 वोल्ट की इस फॉर्मूला से भी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द करंट। सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा हो? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, और उस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट हो। उस सर्किट के अंदर क्या हो? एक डिवाइस है, ठीक है, उसकी पावर 1 वोल्ट कब हो सकती है? जब उसमें से करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा हो और उसको अपनी पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हो, सॉरी करंट फ्लो कर रहा हो 1 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हो? 1 वोल्ट। तो उस टाइम उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1 वोल्ट की। समझ गए? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर जो बड़ा यूनिट यूज किया जाता है वो होता है किलोवाट, है ना। वोट तो ये अपना यूनिट हो गया, स्मॉल यूनिट रहता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है बेटे 1000 वोट के, और इससे बड़ा वोट जो यूनिट यूज होता है मेगावाट, 1 मेगावाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 किलोवाट। ठीक है, या मैं ये बोल दूं कि 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द रेज़ पावर 6 वोट के इक्वल होता है। समझ गए? एक यहां पर कॉमर्शियल यूनिट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एचपी के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट के इक्वल होता है। 746 वोट। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं ये, ठीक है, जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल पावर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, रेज कर दूं ये मैं? ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? अभी आपने ये फॉर्मूला किया P इज इक्वल टू ए बाई टी, इसलिए मैंने इसको रेज नहीं किया क्योंकि यहीं से सारा कॉन्सेप्ट बनने वाला है अब। ठीक है, P इज इक्वल टू E बाई टी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। ठीक है, और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है जो घर के अंदर आप यूज करते हैं? एसआई यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये आप ऐसा ही नहीं बोलेंगे, ऐसा ही तो जूल होता है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो आप घर के अंदर यूज करते हैं। मीटर लगा होता है ना, अपना बिजली का बिल आता है जो आप बोलते हैं इतने यूनिट बिल आया है इस बार, है ना, इतने यूनिट का बिल आया, तो वो क्या रहता है बेटे? किलोवाट आवर। ठीक है, क्या यूनिट रहता है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर ये इक्वल होता है 1 यूनिट के, जिसको आप बोलते हैं ना इतने यूनिट बिल आया है, तो वो यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब भी आप एनर्जी निकालोगे तो आपको पावर जो गिवन हो, अगर वॉट के अंदर गिवन है तो आपने हमेशा उसको किस में कन्वर्ट करना है? किलोवाट के अंदर, क्योंकि अपने को यूनिट के अकॉर्डिंग चलना है उसके। ठीक है, यूनिट के अकॉर्डिंग। अगर आपको बोलता है एक बल्ब दिया हुआ है, एक फैन लगा हुआ है, एक ट्यूब लगी, इतने इतने वोट के ये लगे हुए हैं, तो आपको एनर्जी निकालनी है, और उस बल्ब को एक दिन के अंदर कहते हैं 2 घंटे चलाया जाता है, एक को 50 मिनट चलाया जाता है, एक को 30 मिनट चलाया जाता है। तो इस वे के अंदर जो टोटल टाइम होगा ना, उसको भी आपने कन्वर्ट कर देना है आवर्स के अंदर। टाइम को कन्वर्ट करना है आवर के अंदर, और पावर को हमेशा आपने कन्वर्ट करना है किलोवाट के अंदर। वोट के अंदर नहीं रहने देना, क्योंकि यूनिट के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। ठीक है, समझ गए ये बात? ठीक है, फिर से ध्यान बता रहा हूँ, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो आपने हमेशा क्या करना है? कन्वर्ट कर देना है वॉट को किलोवाट के अंदर। टाइम अगर मिनट, सेकंड, डेज में गिवन है तो उसको भी आपने घंटों के अंदर, आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ गए इस बात को? ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पर रिलेशन रहता है कि 1 किलोवाट आवर का जूल के साथ क्या रिलेशन होता है? ठीक है, रिलेशन बिटवीन
1 किलोवाट आवर विद जूल, क्योंकि दोनों ही एनर्जी के यूनिट है तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो आप कन्वर्ट करते हैं 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट को कन्वर्ट करें तो 1000 वोट हो गए, 1000 वोट हो गए ना, और टाइम आ रहा है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 3600 सेकंड हो गए। तो ये कितना लिख सकते हैं आप इसको, 36 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 5, 10 टू द रेज़ पावर 5 हो गया ना। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 5 जूल के इक्वल होता है। या फिर बुक के अंदर आपको ये इस वे के अंदर मिलेगा, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 6 जूल। क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ठीक है, अगर मैं इसका पॉइंट अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36/10 और इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दी और 10 की पावर 5 ऑलरेडी है, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया 36 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 6/10 और 10 पॉइंट रिमूव किया तो यही तो बन गया वापस। समझ गए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बोल सकते हो 36 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 5 या फिर 3.6 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 6 जूल के इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर। क्लियर है ये बातें। ठीक है, हाँ जी, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट इसके ऊपर, एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते जाना बेटे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तब भी कमेंट कीजिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए, नहीं अच्छी लगती है तब भी कमेंट कीजिए कि सर ये चीज़ हमें बढ़िया लगती, प्लीज़ इस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए, है ना। तो अगर आप किसी की कमियां बताते हो ना तो इसका मतलब क्या होता है कि आप मेरे सबसे बढ़िया वेल विशर हो गए। ठीक है, और उन चीज़ों को मैं हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ। मेरे अंदर अगर कोई मुझे बताता है कि आप में ये कमी है तो मैं कभी भी उसको नेगेटिव नहीं लेता हूँ। हाँ, बंदा मेरे लिए यार देखो टाइम निकाल रहा है, मेरे अंदर कमियाँ बता रहा है, तो कभी आप अपने आप को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, है ना। तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, और जो कमियाँ हैं यहाँ पर टीचिंग के अंदर या आपको कहीं भी लग रहा है कि सर इस चीज़ की कमी आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम और मेरी कमियों को दूर करने की मैं कोशिश पूरी करूँगा। ठीक है, पर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, हाँ जी, एफिशिएंसी की बात करते हैं आप यहाँ पर। एफिशिएंसी, हाँ जी, ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, बड़ी सिंपल वे के अंदर +1 क्लास के अंदर भी किया था, और आगे इस चैप्टर में भी यहाँ भी जिक्र है, और आगे जब ट्रांसफॉर्मर की अब बात करेंगे तब भी यहाँ पर जिक्र होगा एफिशिएंसी का वर्ड का। ठीक है, एफिशिएंसी होता क्या है, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, ये एक रेशो होता है जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी। मतलब क्या हुआ कि आपको डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है आपके पास। ठीक है, आप उसको कितनी इनपुट दे रहे हो और आपको वो आउटपुट कितनी दे रहा है, समझ गए, आपने कितनी इनपुट दी और आपको उसने आउटपुट कितनी दी, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, इसको मैं और क्लियर करता हूं, आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। और अगर आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है तो आप बोल सकते हो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर मल्टी 100, तो ये क्या निकल जाएगी, परसेंटेज निकल जाएगी उसकी, एफिशिएंसी कितने परसेंट है। देखो कैसे, देखो आपके पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, आप इनपुट पावर दे रहे हो उसको 500, एक जनरल समझने के लिए। ठीक है, और आपको वो आउटपुट जो दे रहा है 250 की आउटपुट दे रहा है। आपने उसको इनपुट दी पावर, अगर मैं बात करूं तो 500 वोट आपने इनपुट पावर दी उसको, लेकिन आउटपुट कितनी दिखा रहा है आपको, 250 वोट। तो कितने परसेंट उसकी एफिशिएंसी होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो 50% ही पावर दिखा रहा है अपनी वहां पर। अब आधी पावर कहाँ गई उसकी, आपने तो 500 दी थी, उसने सिर्फ आपको कितना दिया,
250 आउटपुट दे रहा है, तो इसका मतलब उसकी 50% एफिशिएंसी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। मतलब यहाँ पर एनर्जी की लीकेज हो रही है किसी की फॉर्म के अंदर, साउंड की फॉर्म के अंदर हो सकती है, वो हीट की फॉर्म के अंदर हो सकती है कि 250 जो यहाँ से गायब हुआ, आपने तो 500 दिया था लेकिन आपको आउटपुट 250 मिला है। अब वो 250 कहाँ गया? अब वो 250 कहाँ जाएगा? उसको बोलते हैं लीकेज ऑफ पावर। ठीक है, वो हीट की एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, वो साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। समझ गए इस बात को? तो आउटपुट पावर किसके इक्वल होती है? अगर मुझे यहाँ से इनपुट की भी वैल्यू निकालनी चाहिए तो इनपुट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? इनपुट इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या हुआ यहाँ पर? एक तो आउटपुट पावर जो आपको आउटपुट मिली, ठीक है, आउटपुट आप जनरल लिख सकते हो, आउट पावर की बात नहीं करते, प्लस चलो लिख लेते हैं, नाराज ना हो जाना, ठीक है, आउटपुट पावर प्लस पावर लॉस। पावर लॉस जो हुआ किस फॉर्म में हो सकता है? वो पावर लॉस हीट की फॉर्म में हो सकता है, साउंड की फॉर्म में हो सकता है। समझ गए? किसी भी फॉर्म के अंदर वो पावर का 250 जो आप बात कर रहे हैं वो लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये होती है एफिशिएंसी, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, तो कितने आपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस का आपने देखा होगा जनरल टर्म के अंदर, अपने घर के अंदर बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट रहता है कि आप इनपुट कितनी दे रहे हो, वो आपको आउटपुट कितनी दे रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी उसकी। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर अगर मैं क्लियर करूँ, हाँ जी, राइट कर लिया आपने, ये इरेज कर दूँ। ठीक है, एफिशिएंसी अगर मैं आउटपुट पावर की बात करूँ, एक सर्किट की आउटपुट पावर की, तो एक सर्किट का आउटपुट पावर होता है, आप बोलते हैं V, और इनपुट पावर होता है EMF, अंदर है जो उसके पावर। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या रहती है अपने पास? IR, और इस EMF की वैल्यू अपने पास आपने रिलेशन किया था EMF इज इक्वल टू I, ये मैं फिर से बता देता हूँ, V प्लस V डैश, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। V की वैल्यू होती थी IR और V डैश की वैल्यू होती थी I स्मॉल r, यही थी। I कॉमन आ गया यहाँ पर, तो EMF की वैल्यू क्या आएगी? R प्लस स्मॉल r। समझ गए? तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो I इंटू R प्लस स्मॉल r, तो I से I क्या कट गया, तो EMF की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल R बाय R प्लस R। ये EMF एफिशिएंसी निकालने का अपने पास फॉर्मूला बन जाता है, R बाय। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इफ़ R इज इक्वल टू R हो जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तो उस केस के अंदर एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास? R बाय, हाँ जी, ये क्या रहेगा? R प्लस R। समझ गए इस बात को? तो ये कितना हो जाएगा? हाँ जी, R बाय 2R, और सॉरी ये भी R हो जाएगा, तो ये भी R हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपने पास? 1/2। ठीक है, कितना आ गया? 1/2, और इसकी अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो मल्टी कर दूंगा मैं 100 से, तो ये कितना आ गया? 50% एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। ठीक है, समझ गए इस बात को? ठीक है, तो ये था अपना लेक्चर एफिशिएंसी के ऊपर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।